तो देखिए ये आम आदमी को कुछ खास नहीं मिलने वाला है। ये पूरी जो मोदी सरकार है इसकी एक मतलब अदा रही है कि काम कम करना है और थोड़ा हल्ला ज्यादा करना बात है। मान लीजिए पहले भारतीय दंड संहिता थी, अब भारतीय न्याय संहिता हो गई। आईपीसी की जगह बीएनएस आ गया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे न हत्याएं घटने वाली है, कुछ नहीं होने वाला है, और बाकी चीजें तो कुछ नहीं होने वाली है। न इससे पुलिस में भ्रष्टाचार घट रहा है, इससे न्यायपालिका में जो लंबित केसों की संख्या घट रही है। तो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह जी वो बहुत मतलब अपने मुंह में मिट्ठू बन रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत ऐतिहासिक काम हो गया, हमने अंग्रेजों। बुरा भला देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है निखिल आनंदगिरी। 1 जुलाई 2024 से भारत में आपराधिक कानून बदल गए हैं। जी हाँ, लंबे समय तक भारत में कानून की जो हमारी समझ थी उसमें बहुत सारे बदलाव किए हैं सरकार ने, और कई सारी धाराएं जो हमें मुज़बानी याद थी अब वो धाराएं उसी नंबर पर नहीं रहेंगी। लिहाजा जैसे धारा 420 या आईपीसी की धाराएं, बहुत सारी जो 302 धारा 302 जिसमें खूब सारी फिल्में बनी, सजाए मौत, ये सारी धाराएं अब बदल गई हैं। ये धाराएं क्यों बदली और इसका क्या लॉजिक रहा, इस बारे में हमने विस्तार से बात की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अमिताभ कुमार दास से, जो एक बहुत ही सफल यूट्यूबर भी हैं। आइए सुनते हैं उनसे कि कानून को बदलने के पीछे सरकार की क्या मंशा रही होगी और इससे आम जनता को कोई लाभ है भी या नहीं। देखिए ऐसा है कि अभी 1 जुलाई 2024 से इस देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। एक्चुअली ये 3 आपराधिक कानून अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे थे और उनके नाम थे, जैसे एक था भारतीय दंड प्रक्रिया जिसको संक्षेप में आईपीसी कहते हैं, इंडियन पेनल कोड। ये 1860 का ही ये कानून था, 19वीं सदी का। दूसरा था जिसे दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं, सीआरपीसी कहते हैं संक्षेप में इंग्लिश में। ये 1861 का था और बीच में 1973 में संशोधित हुआ था। और तीसरा एक था वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, एविडेंस एक्ट था, जो सबूतों के बारे में बात करता है, वो भी 1872 का था। तो ये 19वीं सदी से अंग्रेजों के बनाए चल रहे थे। पिछले साल भारत सरकार ने 3 नए मतलब आपराधिक कानून संसद में पेश किए और संसद में पास होने के बाद राष्ट्रपति महोदया के दस्तखत हुए। पिछले साल ही हो गए, 25 दिसंबर 2023 को। और उसके बाद ये विधेयक से अधिनियम बन गए, बिल से एक्ट बन गए। और उसके बाद तय किया गया कि इसको 1 जुलाई सन 2024 से लागू किया जाएगा। तो ये परसों से लागू हो गए। अब इसे मैं संक्षेप में बताता हूँ ये हुआ क्या है, क्या परिवर्तन हुए हैं। पहला परिवर्तन तो है कि नाम बदल दिए गए हैं। जैसे जो पहले भारतीय दंड संहिता थी आईपीसी, उसका नया नाम हो गया है भारतीय न्याय संहिता, संक्षेप में कहेंगे तो बीएनएस। दूसरा जो सीआरपीसी थी उसका नया नाम हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस। और साक्ष्य अधिनियम का नाम नहीं बदला, वैसा ही है। अब जबकि ये बदला है, भारतीय न्याय संहिता आ गई है, तो उसमें धाराएं भी बदल गई है। जैसे पहले था कि हत्या का मामला 302 आईपीसी में दर्ज होता था। मतलब ऐसा था, ये 302 इतना पॉपुलर हो गया था कि पुलिस के बाहर भी जो लोग थे, आम आदमी भी जानते थे कि हत्या का मामला है तो 302 में होगा। अब यदि हत्या होगी तो वो मामला 101 बीएनएस में दर्ज किया जाएगा, 101 भारतीय न्याय संहिता में दर्ज किया जाएगा। तो अगर माने कि ये ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया पहले से, हाँ, उस पर मैं अंत में बोलने जा रहा हूँ कि इसका क्या फर्क पड़ेगा। इसी तरह आप देखें कि एक 420 की धारा थी, आईपीसी 420, वो भी बहुत पॉपुलर थी। ऐसे भी कोई ठग जैसा आदमी रहता था, लोग कहते थे कि तो 420 है पूरा, राज कपूर की फिल्म ही थी इसलिए 420। तो अब उसको बदल दिया गया है, अब वो हो गया है 316 भारतीय न्याय संहिता, 316 बीएनएस हो गया है। एक और जो बड़ा परिवर्तन है वो है कि पहले राजद्रोह का केस होता था, जिसको इंग्लिश में सेडिशन कहते थे, अंग्रेजों के जमाने से चला रहा था, 124 आईपीसी। अब राजद्रोह को हटा के उसकी जगह देशद्रोह ला दिया गया, जिसको इंग्लिश में ट्रीजन कहेंगे। और ट्रीजन का नंबर हो गया है 152 भारतीय न्याय संहिता। जैसे रेप का मामला था वो 376 आईपीसी में होता था, बलात्कार, तो अब वो हो गया है 63 भारतीय न्याय संहिता। तो इसी तरह से बदली है धाराएं। एक तो ये बात है। अब हम लोग चले आते हैं इस पर, मतलब सीआरपीसी पर आ जाते हैं। तो सीआरपीसी का नया नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उसमें कुछ बड़े परिवर्तन किए गए। एक परिवर्तन किया गया है कि अब 0 नंबर का भी एफआईआर हो सकता है। वो दर्शकों को मैं बताता हूँ। 0 नंबर का एफआईआर ये हुआ कि पहले क्या होता था कि यदि कोई व्यक्ति किसी थाना में जाता था तो थाना वाला उसको कहता था कि हमारे इलाके का नहीं मामला है, उस थाने में जाओ।
दूसरा थाना उसको तीसरा थाना भेजता था, तो आदमी चकराता रहता था, चक्कर काटता रहता था। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि आप किसी भी व्यक्ति को थाना से वापस नहीं कर सकते। यदि आपके क्षेत्र का मामला नहीं है तो आप 0 नंबर का एफआईआर कीजिए, 0 संख्या की प्राथमिकी कीजिए और फिर संबंधित थाने में उस एफआईआर को भेज दीजिए। जैसे दर्शकों को मैं याद दिलाऊं कि आसाराम बापू पर जो एफआईआर हुआ था वो 0 नंबर का एफआईआर दिल्ली में हुआ था और मामला चूंकि जोधपुर का था तो दिल्ली पुलिस ने उसको जोधपुर ट्रांसफर कर दिया था। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले दिया था, अब उसको इसमें बिल्कुल इंक्लूड कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। अब एक और बात कही गई है कि आप ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ये भी थोड़े समय से शुरू हो गया था क्योंकि आजकल डिजिटल युग है, सब कुछ ऑनलाइन और ये हो रहा है, ऑनलाइन आप एफआईआर करा सकते हैं। अब ये कर दिया गया कि आप ई समन्स भेजा जा सकता है, मतलब ईमेल के जरिए समन्स आपको भेजा जा सकता है। वो जो पुराना स्टाइल था कि घर पर आके चिपका दिया समन्स, आप घर पर नहीं है दरवाजे पर या लिफाफा से, वो नहीं, ई समन्स की व्यवस्था हुई है। फिर सीआरपीसी में एक बहुत मशहूर धारा थी 144, लोग कहते थे कि 144 धारा लागू है, जो उसको कर्फ्यू भी बोलचाल में कहते थे कि 5 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा हो सकते। वो अभी भी रहेगा लेकिन उसकी संख्या 189 हो गई है। 189 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये सब फर्क आया है। और फिर आप इसमें आ जाइए, हाँ, साक्ष्य में आ जाइए। साक्ष्य वालों में बहुत फर्क दिया है। एक दो मेजर फर्क आया है, वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होंगे उनको भी अब प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा, प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा, क्योंकि अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक के युग में जी रहे हैं। अब आप किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप पर वीडियो भेजते हैं, फेसबुक पर कुछ लिखते हैं, तो वो भी अब, तो इसमें आप लोगों को ज्यादा सचेत रहने की जरूरत होगी कि व्हाट्सएप पर किसी को मान लिया आपने धमका दिया, किसी को ये कर दिया, तो वो बिल्कुल मतलब पुख्ता साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य के रूप में देखा जाएगा। अब दर्शक जानना चाहेंगे कि ये सब जो हुआ है इससे मतलब आम आदमी को क्या मिलेगा। तो देखिए, ये आम आदमी को कुछ खास नहीं मिलने वाला है। ये पूरी जो मोदी सरकार है इसकी एक मतलब रही है, अदा रही है कि काम कम करना है और थोड़ा हल्ला ज्यादा करना है। अब कुछ नहीं समझ में आया तो नाम बदल दो, कुछ नहीं समझ में आया तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दो। अब इससे क्या, इलाहाबाद में ना रोड जाम खत्म हो जाएगा, ना बिजली की समस्या। कुछ नहीं समझ आया तो गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दो, रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग कर दो, योजना आयोग था उसका नाम नीति आयोग कर दो। तो वही बात है, मान लीजिए पहले भारतीय दंड संहिता थी, अब भारतीय न्याय संहिता हो गई। आईपीसी की जगह बीएनएस आ गया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे न हत्याएं घटने वाली है, कुछ नहीं होने वाला है। अलबत्ता एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि एक बहुत कंफ्यूजन पैदा हो गया है। अब इतने सालों से जिस पुलिस वाले जो थे, जो 20 साल 25 साल से सेवा में है, इतने सालों से उनके दिमाग में रटा गया है। दरोगा जी थे कि नींद में भी वो मर्डर केस लिखते थे, 302 आईपीसी चढ़ाते। अब उनको फिर से सब रटना पड़ेगा, सिर्फ पुलिस वालों को ही नहीं, वकीलों को भी, और वकीलों को ही, न्यायमूर्तियों को भी। तो एक पूरा मतलब एक जो खास की जो ट्रांजिशन फेज होगा, जो संक्रमण काल होगा, तो उसमें बहुत एक नया कंफ्यूजन पैदा होगा। एक बात यह है। दूसरी बात देखिए क्या है कि और बाकी चीजें तो कुछ नहीं होने वाली है। न इससे पुलिस में भ्रष्टाचार घट रहा है, न इससे न्यायपालिका में जो लंबित केसों की संख्या घट रही है। ऐसे इसमें भी कहा गया है कि इतनी जल्दी चार्जेस फ्रेम करा दिए जाएंगे, उसकी भी एक समय सीमा निर्धारित की गई है आरोप गठित करने की। लेकिन ये सब होने वाला नहीं, इतना ज्यादा मतलब बोझ है अदालतों पे, केसों का इतना ज्यादा बोझ है कि त्वरित न्याय की आशा करना मतलब निरर्थक है, ये कहने का मतलब। तो व्यक्तिगत रूप से जो ये हुआ है, इसको ऐसे तो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह जी वो बहुत मतलब अपने मुंह में मिट्ठू बन रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत ऐतिहासिक काम हो गया, हमने अंग्रेजों के जमाने की चीज खत्म कर दी है। और हो सकता है कंगना रनौत ये कहे कि अब हमें आजादी मिल गई, लेकिन ऐसे आम आदमी को मुझे नहीं लगता कोई राहत मिलेगी। जी मेरा सवाल ये है कि सर जैसे 144 को 189 कर दिया, तो कानून की संख्या घटी है, बढ़ी है? मतलब जितने पहले थे उसमें कोई कमी आई है क्या क्वांटिटी वाइज? कुल मिला के कमी आई है। जैसे मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताता हूँ कि आईपीसी में 511 धाराएं थी, वो अब घट के 358 धाराएं हो गई है भारतीय न्याय संहिता में, क्योंकि बहुत सारी चीजों को एक साथ कर दिया गया। इसको तो हम एक तरह से बेहतर मानेंगे ना? हम मानने को मान सकते हैं, तकनीकी रूप से बेहतर मान सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा आम आदमी पर, रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका बहुत ज्यादा असर होगा, वो मुझे नहीं लगता। असर होगा भी तो आंशिक असर होगा, मार्जिनल होगा। जी। और दूसरा कि इसको जैसे आप कह रहे हैं ट्रांजिशन फेज है, तो आपके चूंकि आप तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे, तो कितना समय लगेगा जो हमारी पुलिस व्यवस्था है उसको ये समझने में? तो अच्छा खासा समय लगेगा। अब देखिए क्या हुआ है कि अब इसको खाना पूरी के तौर पर कर दिया गया। अब एक दरोगा जी मुझसे मिलने आए थे 5-6 रोज पहले, तो ऐसे तो हर जिला में 2-2, 3-3 दिन का कोर्स चलाया जा रहा है, ऑनलाइन चलाया जा रहा है। लेकिन देखिए 2-3 दिन में आप खाना पूरी कर सकते हैं कि प्रशिक्षण हो गया, लेकिन 2-3 दिन
बहुत अपर्याप्त होता है, बहुत थोड़ा समय होता है। किसी चीज़ पर आपको ग्रिप करने के लिए, किसी चीज़ पर गहराई से जाने के लिए, इसमें अच्छा खासा समय लग जाएगा। जी। और एक बात जो आप कह रहे हैं कि जैसे ऑनलाइन एफआईआर का पहले भी प्रावधान था ही, तो वो सब वापस इसमें बस एक तरह से डाल दिया गया है कि ये हमारी उपलब्धि है। वही वही मैंने कहा ना कि एक तरह से ये नई बोतल में पुरानी शराब है। जैसे ज़ीरो एफआईआर पहले की भी बात थी। गृह मंत्री जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ऐसा दिखा रहे थे कि ज़ीरो एफआईआर बहुत इन्होंने बड़ी कोई क्रांति ला दी है। ये कई साल पहले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे भी ये हो जाता है। और 1-2 बात मैं बता दूं कि इसमें 2-3 गुना अब खत्म भी कर दिए गए हैं। जैसे एक है, अब 377 आईपीसी हुआ करता था जो समलैंगिकता से संबंधित था, अप्राकृतिक यौन संबंधों से। तो आपको याद होगा कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को वैध घोषित कर दिया है, वो अब कानूनी हो गया है। तो अब भारतीय न्याय संहिता जो बनी है उसमें अब समलैंगिकता गुनाह नहीं होगा। इसी तरह एक होता है एडल्ट्री, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विवाहेतर संबंध जो होता है। तो एडल्ट्री को भी कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया, अब वो अवैध नहीं रहा। तो अब भारतीय न्याय संहिता जो बनी है उसमें एडल्ट्री भी अपराध के तहत नहीं आएगा। जी। तो आप तो चूंकि बाकी विदेशों का कानून भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, कोई कहीं से इसका कोई इंस्पिरेशन लिया गया या कोई लॉजिक कोई मतलब बताना चाहेंगे अगर आप? नहीं, ऐसा तो देखिए ये पूरा चूंकि हिंदुस्तान अंग्रेजों का उपनिवेश था, ब्रिटिश उपनिवेश था, और ये कानून मैंने शुरू में ही बताया कि 19वीं सदी में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। तो विदेशी छाप तो है ही। कितना भी आप बोले कि आप अंग्रेजों के इससे निकल गए, छाया से निकल गए, लेकिन मूलतः ये जितने कानून थे उन पर तो विदेशियों की छाप है ही, अंग्रेजों की छाप है ही। और चूंकि भारत उपनिवेश रहा था ब्रिटेन का, तो उसकी छाप तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। जी। शुक्रिया सर, बुरा भला चैनल से बातचीत करने के लिए। जी, आपका भी धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। जो बता रहे थे कि कानून को बदलना सरकारी एक्सरसाइज ज़्यादा रही, आम जनता के लिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। विपक्ष भी शायद इसी सुर में बात कर रहा है क्योंकि इस पर बहुत लंबी बहस होनी चाहिए थी जो शायद नहीं हुई है। तो देखते हैं कि जब आम जनता तक ये कानून पहुंचता है, चाहे जैसा कि अमिताभ जी बता रहे थे कि जब पुलिस थानों में जो दरोगा हैं या जो बाकी पुलिस अधिकारी हैं, उनको इस कानून को समझने में, जिनके रिटायरमेंट की उम्र नज़दीक आ रही है और जिन्होंने 20 साल 25 साल मुँहज़बानी पुराने कानूनों को याद कर रखा था, उनके लिए कितनी समस्याएं आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देश में खूब सारे थाने हैं, 20,000 के आसपास, और खूब सारे न्यायालय हैं, कोर्ट्स हैं, जहाँ पहले ही लाखों मामले पेंडिंग हैं, और उन सब पर अब वकील, अब जो भी नए केस दर्ज होंगे, नई धाराएं लगेंगी, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न अगले कुछ सालों में होने वाला है। और ये कन्फ्यूजन विपक्ष का मानना है कि सरकार का ज़बरदस्ती का क्रिएट किया हुआ है, जिसका ये सही समय नहीं था, या अगर कानून बदलने भी थे तो एक लंबी और मुकम्मल बहस होनी चाहिए थी। आप देखते रहिए बुरा भला, जिस पर हम और भी खूब सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।